नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सभी का भाई मनीष। तो मेरे भाई आज हम जो है कक्षा 10 2026 के लिए है क्या नहीं, चैप्टर 1 को आज पूरा हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आप लोग के पास अगर बुक है तो सामने रख लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वालिटी थोड़ा नॉर्मल है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला आप लोगों का, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आएगा सारा बनेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा। ये 1 शॉट वीडियो होने वाली है। कौन सी वीडियो होने वाली है मेरे साथी? 1 शॉट है क्या नहीं 1 शॉट वीडियो होने वाली है मेरे मित्र। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन। और मैं जो ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको अच्छे से अंडरलाइन कर दूंगा, है क्या नहीं, उसको आपको ध्यान में रखना और याद रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला चैप्टर क्या है? भीमराव अंबेडकर। इसी तरह का मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इसी तरह का मैं ऑल चैप्टर पढ़ाऊँगा, 1 शॉट, ऑल चैप्टर 1 शॉट पढ़ाऊँगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूँगा, है क्या नहीं, तभी तो मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा, है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले इसका क्या जानेंगे मेरे मित्र? परिचय। क्या जानेंगे? परिचय। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तुरंत ही ख़त्म कर देंगे, चिंता मत कीजिए। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जहाँ समझने का होगा वहाँ समझाएंगे आपको, और जहाँ समझाने का नहीं होगा वहाँ निकल लेंगे, है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। इसका जन्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे मित्र, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जन्म कब हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। बाबा साहेब को क्या कहते हैं? मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, बहुत VVI है। कहते हैं अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, है क्या नहीं, अपने समय में बहुत पढ़े लिखे थे ये। देखिए आगे है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है, समझ गए। फिर वहाँ से लंदन चले गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड में है, लंदन चले गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज, है कि नहीं, क्या है मेरे मित्र, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। समझ आया? सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। बताइए, एक आदमी में इतना सारा गुण है, बताइए क्या क्या नहीं उसके पास है। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। देखिए वो वकील भी रहे हैं दूसरे देश में, है क्या नहीं। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवाधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इसको एकदम याद रखिएगा, VVI है। देखिए उनके चिंतन, भीमराव के चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। बार बार पूछा जाता है ये, मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए तो आगे, भारत के संविधान निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठा, समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारत संविधान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत संविधान का, आज उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम भारत संविधान का क्या कहते हैं? उन्हें हम भारत संविधान का निर्माता कहते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्या नहीं। कहता है दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। बाबा साहेब का निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था बताइए, निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था आप लोग बताइए, निधन बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। निधन हुआ था कब? दिसंबर 1956 में 1956 में इनका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र। क्या है? बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख जो रचना है, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण देखिए, द कास्ट इन इंडिया, इसको याद रखिएगा। देयर मैकेनिज्म, है क्या नहीं, देयर मैकेनिज्म। उसके आगे है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। आगे है द अनटचेबल्स, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनटचेबल्स, ये सब पूछा गया है। हु आर दे, आगे है हु आर
शुद्राज है क्या नहीं, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है क्या नहीं, कम्युनिज्म है। उसके बाद है आगे बुद्धि एंड हिज धम्म, इसको तो बार बार पूछा गया है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। बुद्धा एंड हिज धम्म, इसको याद रखिएगा। ये किसका लिखा हुआ है, तो किसका है, भीमराव अम्बेडकर का, याद रखिएगा। चलिए, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टडी सब नहीं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इसको याद रखिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सबसे वीवीआई है, वीवीआई है, ये तो बार बार पूछा जाता है। कौन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा मेरा, है क्या नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट बनेगा। आप लोग देखिएगा, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। कितने खंडों में, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी मस्त वीवीआई क्वेश्चन है क्या नहीं। ये सब जो है ना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है क्या नहीं, बार बार पूछा जाता है। देखिएगा आप क्वेश्चन बैंक पलटाइएगा, देखिएगा उसमें पूछा कितना बार पूछा गया है। चलिए इसको याद रखिएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना, 21। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि बाबा साहेब का जो भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट है, इसको हिंदी रूपांतरित किसने किया था, हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं ऑब्जेक्टिव में आप लोग कराऊंगा। कहता है जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल, जिसको लाहौर कहते हैं, के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। स्थगित हो गया था, रोक दिया गया था क्या नहीं, क्या किया गया था, रोक दिया गया था। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारत समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं क्या नहीं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्णग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेकता का दृष्टिकोण उभर सकता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे एकदम हल्का सा एक लाइन का और है। भारत लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, जितना मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही समझना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। EXTRA, समझ रहे हो, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना याद करने का। देखिए क्या होता है कि एक बार हम थ्योरी को पढ़ लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव हमें याद नहीं करना पड़ेगा मेरे मित्र, याद नहीं करना पड़ेगा, समझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको कहानी को ध्यान से, इसको कहानी नहीं है ये निबंध है। ये क्या है, निबंध है बाबा साहेब का, ये निबंध है, इसको समझते हैं और इससे देखिए कितना क्वेश्चन बनता भी है। चलिए तो इसको पूरा लाइन बाय लाइन समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, देखिए शीर्षक पढ़िए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब हो जाता है काम, है क्या नहीं, काम। विभाजन मतलब होता है बांटना, क्या होता है, बांटना। जाति मतलब जाति हो गया। कहता है जाति के नाम पर काम का बांटना, कामों का बांटना श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ला गया, है क्या नहीं। पहले क्या होता था, जाति के नाम पर काम बांटता था। कैसे, अगर मोची हो ना तो आपका बेटा भी मोची ही बन सकता है, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, डॉक्टर और मास्टर नहीं बन सकता, समझ गए। तो वही इसमें बताया गया है। इसको किस प्रकार दूर किया, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने। चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन। कहता यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये बात कौन बता रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर बता रहे हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, है क्या नहीं। पोषक किसको कहा गया, जो इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक शब्द समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए, कार्यकुशलता के लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा इसको।
कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चलिए, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा कौन सा रूप है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसको भी याद रखिएगा, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। कौन सा रूप लिया हुआ है? श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। ये भी प्रश्न बनता है कि नहीं, बीबीआई है, ये सब बीबीआई जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बस दिमाग में रखना है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, इसको भी याद रखिएगा। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। यहाँ तक समझ आ गया? देखिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा ना, सारा क्वेश्चन बनेगा और ऑब्जेक्टिव में भी आपको करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा इसका, तब रहेगा सब्जेक्टिव। तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए? अगर सब्जेक्टिव अगर चाहिए होगा तभी मैं सब्जेक्टिव बनाऊँगा, वरना आप लोग सब्जेक्टिव कहीं दूसरी जगह से पढ़ लेना, और क्या कर सकता हूँ, है क्या नहीं? आप लोग कॉमेंट में लिखिएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए, तब मैं सब्जेक्टिव का PDF बढ़िया से बना के दूंगा, है क्या नहीं, पूरा आसान भाषा में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? ऊंच नीच करार देती है, आगे बढ़ते हैं। देती है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कहते हैं आगे, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्या नहीं? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बताइए, मनुष्य का रुचि थोड़ी कहेगा ये कि मैं यही काम करूं। बताइए, आपको अगर कोई कह दे कि आप चलिए आप जो है ना मोची के बेटा हैं, तो आपको ना काम सिर्फ मोची वाला ही करना, मतलब चप्पल जूता ही पॉलिश करना है, सिलना है। बताइए, ये होगा? आप अगर पढ़ लिख लिए हैं ना, तो क्या आप डॉक्टर नहीं बन सकते? तो पहले का यही प्रथा था कि नहीं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, नहीं कुछ बन सकते आगे, सिर्फ मोची वाला काम करना। बताइए कहाँ तक से आया सही है? बताइए तो कहाँ तक नहीं आया ये, बताइए। चलिए, आगे है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, है क्या नहीं? इतना बल शिक्षित कर दें, इतना समाज को शिक्षित कर दें कि वो पेशा और कार्य अपने से चुन सके, है क्या नहीं, दूसरे के कहने पे न करे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रतिशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही आर्थिक गर्भधारण के समय ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दे। बताइए, गर्भ में ही जब बच्चा रहता, बताइए गर्भ में ही जब बच्चा रहता तभी से निर्धारित करता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा जो है ना ठाकुर ही बनेगा, मतलब बाल ही काटेगा, नाई बनेगा, समझ रहे हो? ठाकुर का बेटा बल ठाकुर ही रहेगा। बताइए, ठाकुर का बेटा क्या सिर्फ बाल ही काटने के लिए बना है? क्या देश सेवा नहीं कर सकता वो? तो पहले का यही प्रथा था मेरे मित्र, समझ रहे हैं आप लोग? जाति प्रथा यही है कि बस जैसा तुम्हारा जाति है उसी तरह काम करोगे, है क्या नहीं? सबसे नीच जाति का तुम नाला ही साफ कर सकते हो, नाला ही साफ कर सकते हो, है क्या नहीं? दूसरा कुछ काम नहीं है तुम्हारा। बताइए, ऐसा था। चलिए, अब तो नहीं है कुछ, अब तो समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं बात को। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है क्या नहीं? भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पैसे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे मित्र, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा? बताइए। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसके रुचि पर आधारित ना हो। समझे? बात को समझ रहे हैं? अगर उसका मन नहीं है वो काम करने का तो हम ज़बरदस्ती उसको नहीं करवा सकते, है क्या नहीं? ये हिंदू धर्म का ही प्रथा है मेरे मित्र। जो उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति
क्या है आगे, चलिए समझते हैं आगे। आगे है मेरे मित्र, ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कौन सी कारण बनी हुई है बताइए? बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, बताइए। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है? जाति प्रथा। कौन है? जाति प्रथा मेरे मित्र, जाति प्रथा। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ें। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है, क्या नहीं? इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल क्या विवशतावश करते हैं। ज़बरदस्ती कोई काम को नहीं करते हैं, मतलब जो किसी द्वारा बताया गया काम जो ज़बरदस्ती हो कि नहीं तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारा जो जाति है उसी के आधार पे तुम काम करो, ये हो सकता है मेरे मित्र, ये कभी काम अच्छा से होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं? टालू भाव से काम करेगा, बताइए। जिसमें आपको मन नहीं लगेगा, बताइए आपको काम करने में अच्छा लगेगा? वही बता रहे हैं कि टालू भाव से काम होगा वो। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती, बताइए कैसे अच्छा से काम होगा, यही समझा रहे हैं। अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा है? हानिकारक है। कैसा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा कैसा है? हानिकारक है। ये सब बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, देखिएगा आप लोग। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समझ रहे हैं? आगे है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। क्या क्या देखिए समस्या क्या ये बता रहे हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहें कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? देखिए आदर्श समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कैसा होगा? स्वतंत्र होगा, समान अधिकार होगा, भाईचारे की भावना होगा। ऐसा बल मेरा समाज होना चाहिए, है क्या नहीं? ये बता रहे हैं। क्या यह ठीक नहीं है? बताइए क्या ठीक नहीं है? आप लोग ही बताइए। एकदम सही बात है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बताइए। भाईचारा का भावना रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत मेरे मित्र नहीं, कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। बताइए ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबंध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, है क्या नहीं? कहते तात्पर्य यह कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी। देखिए बीबीआई क्वेश्चन यहाँ मिल गया ना क्वेश्चन। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। देखिएगा अभी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना तब आप लोग बताइएगा और पूछूंगा मैं आप लोग से। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह अवश्य है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। बताइए आप लोगों का है क्या नहीं? आप लोग सबको भाईचारा की नज़र से देखते हैं क्या नहीं? बताइए आप लोग भाईचारा की नज़र से देखते हैं क्या नहीं? समान अधिकार है क्या नहीं सबका? बताइए समान अधिकार है क्या नहीं? अब तो हो गया, पहले नहीं था, है नहीं? है कि नहीं? बताइए आप ही लोग। चलिए तो कैसा लगा मेरे मित्र? देखिए चैप्टर हो गया द एंड, चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, देखिए कैसे समझ आता है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरी तरीक़ा से आपको समझ आएगा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव आप लोग मस्त बनाइएगा इसको और देखिए इससे जितना भी मैं पढ़ाया हूँ ना, इससे बाहर जो है ना क्वेश्चन कभी जा ही नहीं सकता। बताइए जो हम थ्योरी पढ़ा देंगे, बताइए जो थ्योरी जो पढ़ लेगा क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा मेरे मित्र? बताइए तो आप ही लोग। चलिए तो आगे बढ़ें।
आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखना और लाइक कर लेना मेरे मित्र अगर वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, ताकि मेरे वीडियो को आप लोग रेगुलर देख सकोगे, नोटिफिकेशन आएगा तभी तो देखोगे। चलिए तो चलिए ऑब्जेक्टिव को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, आप लोग उत्तर देते जाइएगा, अगर आएगा आप लोग को ना तो मन में पहले बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को चैप्टर समझ आया होगा, है कि नहीं। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका जो निष्कर्ष निकलता है ना, इसका निष्कर्ष जो है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है मेरे मित्र, इसका निष्कर्ष यही है कि सबको भाईचारे की नज़र से देखना चाहिए। जाति प्रथा को एकदम जड़ से उखाड़ फेंका है क्या नहीं। ये भेदभाव अब नहीं चलेगा, और पहले चलता था इसी को उखाड़ के फेंका, बस बात छोटी सी है, समझ में रखिएगा, इसको याद रखिएगा ध्यान में। चलिए आगे बढ़ें, तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो कर लो मेरे मित्र। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर है, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ें, आगे है आगे है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, बताइए। तो बताइए क्या था डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम। रामदेव सकपाल था कि रामजी सकपाल था कि रामकिशन सकपाल था कि राधे राम सकपाल था, क्या था, रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े हैं, आगे है आधुनिक शब्द समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, बताइए। किसे आवश्यक मान रहा है, किसे, श्रम विभाजन को कि धन विभाजन को कि जन विभाजन की जाति विभाजन को। तो इसका हो जाएगा श्रम विभाजन को। आधुनिक शब्द समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है, श्रम विभाजन को। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन 4 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बनी हुई है, प्रमुख व प्रत्यक्ष। बताइए दोनों होगा क्या नहीं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें, 5वां हो जाएगा, मुख्य नायक क्या है, बताइए। मुख्य नायक क्या है, मुख्य नायक क्या है मेरे मित्र। अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक की कहानी संग्रह, बताइए। मुख्य नायक क्या है मेरे मित्र, पत्रिका है, क्या है, पत्रिका है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, बताइए। तो 1956 दिल्ली में। तो बताइए मृत्यु में आपको बता रहा था हाईलाइट करके, बताइए तो क्या हो जाएगा। 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। बताइए कहाँ हो जाएगा, 1956 दिल्ली, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें, समझिएगा इस बात को आप लोग, और आप लोग को तो आंसर देते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो इसका जन्म कब हुआ था, बताइए। 14 अप्रैल 1800 क्या है, 14 अप्रैल 1988 को कि 1989 को, 1890 को कि 1891 को, बताइए। 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें, चलिए 8वां क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिल जाए ऐसा कि पता ना चले, दूध और पानी मिला देंगे तो पता चलेगा जी, नहीं पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, बताइए। किसकी है, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले की राजगोपालचारी की महात्मा गांधी। बताइए भारत संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, अभी आपको बताया ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे है सब समाज आवश्यक है किसके लिए, सब समाज किसके लिए आवश्यक है, बताइए। जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा समाजशास्त्र पुस्तक के लिए कि श्रम विभाजन के लिए, अनुभव कि दूध पानी के लिए। बताइए सब समाज आवश्यकता किसके लिए है, श्रम विभाजन के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ें, याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। आगे है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे, न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क चले गए थे। चलिए आगे बढ़ें, आगे है, आगे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए।
12वां नंबर है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे बताइए। मैं आपको 3 व्यक्ति बता रहा था, कौन कौन से हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन तेरा क्या था मेरे मित्र, जाति पाति तोड़कर मंडली भाषण लाहौर में कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ बताइए। 42 में, 40 में, 36 में कि 38 में, कब हुआ था। तो याद रखिएगा, हो जाएगा सही आंसर इसका 1936। कब हुआ था, 1936 में। कब हुआ था, 1936 ईस्वी को। 1900 चल नहीं रहा क्या पेन, 1936 ईस्वी को। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। 14 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बताइए। मैं आपको सबसे फर्स्ट ही बताया था, कहानी की भाषण निबंध है कि साक्षात्कार है, बताइए तो क्या हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या हो जाएगा मेरे मित्र, निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन 15, देखिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है बताइए। कौन सी रचना अंबेडकर की है, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स बताए थे, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बताइए। सब बताया था कि ना मैं आपको, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी राइट आंसर। चाहिए आगे बढ़ें। आगे हो जाएगा मेरे मित्र, क्या हो जाएगा, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्यों मानता है, आवश्यक क्यों मानता है मेरे मित्र। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, मैं आपको पढ़ाया था, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ थ्योरी में, कार्यकुशलता के लिए। चलिए आगे बढ़ें। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ें। 17 हो जाएगा। देखिए 17 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, किस भाषण का, तो बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है एनिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज क्षुद्राज, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, एनिलेशन ऑफ कास्ट, एनिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ें। एनिलेशन ऑफ कास्ट, चलिए एनिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ें। एनिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 18 का है, अंबेडकर के भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था बताइए, किसने किया था। ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। मैं आप लोगों को बताया था कि नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए विल बी द राइट आंसर। ललाई सिंह यादव हिंदी रूपांतरित किया था, किसमें, हिंदी रूपांतरण किया था, एलिएशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण ललाई यादव ने किया था। चलिए, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था मेरे मित्र बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। हो जाएगा सी, सी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, दलित, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आगे बढ़ें। आगे है, आगे समझते हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है बताइए। कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है, जातिवाद में कि नारीवाद में कि निर्विदवाद में कि परिवारवाद में, बताइए। 20 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो हो जाएगा जातिवाद में, है क्या नहीं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है, जातिवाद में। जातिवाद हो रहा है ना, इसी में उसको विडंबना दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ें। 21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था बताइए तो। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, रानी बाई, कुंती बाई की शीलाबाई की भीमा बाई, बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी भीमा बाई। क्या था, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, भीमा बाई। आगे बढ़ें, याद रखिएगा सब क्वेश्चन। 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, कब धारण की, पीएचडी कब किए थे वो, बताइए। पीएचडी कब किए थे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो 1920, 1918 की 16 की 14, बताइए कब किए थे। 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में पीएचडी किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है बताइए। विडंबना की बात क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ये सब। चलिए 24 नंबर है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज
जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। कैसा होना चाहिए? जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। बताइए क्या हो जाएगा मेरे साथी? कैसा लग रहा है वीडियो? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? 24 का क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव। 24 का ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। 25 नंबर है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता? बताइए किसे? और शिक्षा को, कि जनसंख्या को, जाति प्रथा को, कि उद्योग धंधों की कमी को? बताइए किसे मानता है? बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कौन है? कौन है? तो सी हो जाएगा राइट आंसर, जाति प्रथा। चलिए समझ आ रहा है बाबू? समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़े हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? बताइए तो। 26 नंबर, 26 का क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर, कि राम मनोहर लोहिया, कि महात्मा गांधी, सुखदेव, ये सबका पढ़ाई हुआ है यहाँ पे? बताइए इस चैप्टर में ये तीनों का नहीं, तो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। कहते हैं आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? बताइए तो। लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी? बताइए तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। क्या आ जाएगा? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? सबसे हल्का क्वेश्चन है, हानिकारक है, हानिकारक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? बताइए। महू के मध्य प्रदेश, की गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, कि दानकुनी पश्चिम बंगाल? बताइए कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़। चलिए मेरे मित्र 29 नंबर क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए तो। चलिए बताइए। उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, कि पुरस्कृत भारत? बताइए किस पत्रिका का संपादन किया है? बताइए। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बहिष्कृत भारत। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है, भारत संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताइए सबसे हल्का क्वेश्चन है। क्या महात्मा गांधी को? बताइए ये कभी हो ही नहीं सकता, इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? राइट आंसर। चलिए तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कैसा लगा मेरे साथी? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे और वीडियो चाहते हैं कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा? चलिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। धन्यवाद प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।